हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। कल हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करी थी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी। आज हमने VSEPR थ्योरी के बारे में बात करनी थी। लेकिन VSEPR थ्योरी को समझने से पहले जो हमें शेप्स के बारे में बताती है, हमें कुछ और जानना ज़रूरी है। अगर ये कर लेंगे तो VSEPR थ्योरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो आज हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। जो कल हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे उनमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हमें यह नहीं बता पाते कि कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, वाई कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। दूसरा, ये ऑक्टेट को डील कर रहा है या डुप्लेट को डील कर रहा है, सेंट्रल एटम का जो कि एक्सपैंड भी कर सकता है कोवलेंसी को। लेकिन जो BF3 है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा सेंट्रल एटम का, या ज़ीनॉन फ्लोराइड जिसके पहले ही कंप्लीट है ऑक्टेट, वो क्यों स्ट्रक्चर बना रहा है, या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं में बच जाते हैं, वो क्यों बच जाते हैं, उनके बारे में ये नहीं बता पा रहा था, was not able to explain some structures। तीसरा, बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था, क्यों चेंज होती है, कैसे होती है। और फोर्थ, शेप्स, पॉली एटॉमिक जो होते हैं उनकी शेप्स ये नहीं बता पा रहा था। तो इसलिए एक नई थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो उसके बारे में बात करते हैं, वो हमें क्या बताती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हमें बताती है कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ half-filled valence orbitals, half-filled valence orbitals। मतलब जो अनपेड है वही हिस्सा लेंगे। और ये हमें बताती है ऑर्बिटल्स के बारे में। ये थ्योरी मेनली कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रहते कहाँ पे, उनका घर कौन सा है, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो बेसिकली हमें ये बताती है ऑर्बिटल्स के बारे में, SPD जो हम ऑर्बिटल्स करते हैं उनके बारे में ये हमें बताती है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, जो ओवरलैपिंग होती है occurs
बिटवीन दी न्यूक्लियाई, मतलब ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो ओवरलैपिंग उसके बीच में होगी। ठीक है, जो ओवरलैपिंग है वो न्यूक्लियाई के बीच में होगी। तो सिंपल सी बात है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डील करती है। अब कर दूं, और ये कहती है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट participate in bonding। फिर वो क्या करेंगे? They will become lone pairs। वो लोन पेयर बन जाएंगे। ठीक है, वो हिस्सा ही नहीं लेंगे। और जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के। जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ठीक है, और ये फिर ये कहती है कि एग्जांपल ले लो 2 एग्स का, उसको हमने फ्राई पैन में रखा, ये एक एग है, ये उसका यॉक है, ये दूसरा एग है, उसका यॉक है, तो बाकी स्ट्रक्चर को कुछ भी नहीं होगा, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है यहीं पे आइडेंटिटी लूज होगी, बाकी उसकी शेप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 एग्स के बारे में हम समझ सकते हैं इससे इसको। ठीक है, और ये कहती है कि जब ओवरलैपिंग होगी तो 2 तरह के बॉन्ड बनेंगे। जब ओवरलैपिंग होगी तो 2 तरह के बॉन्ड बनेंगे। एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा बोलते हैं। ये एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और हेड ऑन। जब हेड ऑन मिलेंगे ऑर्बिटल्स तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पाई तब बनेगा जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो बनेगा। ठीक है, तो 2 तरह के बॉन्ड को डील करती है, एक सिग्मा और एक पाई। और ये भी कहती है कि सपोज ये एक पी इलेक्ट्रॉन है, पी का ऑर्बिटल है, सॉरी, इस पे एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा, तो दूसरा तभी मिलेगा जब उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को वेव की तरह डील करती है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलते हैं, तो प्लस तब होगा जब वेव से सुपर इम्पोज करेगी, अगर नेगेटिव होगा तो वेव फ्लैट हो जाएगी। तो लाइक चार्ज जब होंगे तभी बॉन्ड बनेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, तो 2 तरह के बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा और एक पाई। जब हेड ऑन इंक्लूजन होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, जब साइडवेज होगा तो
पाई बॉन्ड होगा। उनके चार्जेस सेम होने चाहिए। तो एस की शेप ये होती है, पी में 3 होते हैं, पी का 3 होता है, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। एक्स को आप ऐसे मान लो, वाई को आप ऐसे मान लो, और जेड को आप ऐसे मान लो। कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, ये एस है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये पी जेड है। तो जब एस एस से मिलेगा तो हेड ऑन कोलिजन होगा। तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? सिग्मा। और ये क्या होगा? एस एस ओवरलैपिंग, है ना, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन सेम है। सर्कुलर है, जैसे मर्जी घुमा लो सेम ही आएगा। ये पी जेड ले लो, ये पी जेड है, साइन ना भी लगाओ तब भी चल जाएगा तो समझाने के लिए। ये पी जेड है, तो इनका भी हेड ऑन कोलिजन होगा। तो ये भी क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड, जो पी पी ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर का शेप नहीं चेंज होगा, बस जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है वहीं पे थोड़ा चेंज आएगा। ओके, तीसरी बात कर लें अगर हम, तो एक एस, एक पी, इसकी भी सेम है ओरिएंटेशन, तो ये भी बनाएगा सिग्मा बॉन्ड एस पी ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो 3 तरह के सिग्मा बॉन्ड हो गए। तीन तरह के सिग्मा बॉन्ड की बात की है हमने। एक है एस एस, जैसे कि H2 का मॉलिक्यूल। H2 के मॉलिक्यूल में क्या होता है? ये भी 1s1 है, ये भी 1s1 है। ओके, तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है। जब ये मिल जाएंगे, इसको उल्टा दिखा दो, तो ये H2 का मॉलिक्यूल बन गया एस एस ओवरलैपिंग से। तो ये क्या होगी? एस एस, और ये क्या बन गया? एक सिग्मा बॉन्ड। ओके, और दूसरी हमने क्या बात की है? पी पी ओवरलैपिंग। उसका एग्जांपल क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, कुछ भी ले लो। पी पी ओवरलैपिंग की बात की हमने।
जैसे कि फ्लोरीन एक F 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5। ये तो कंप्लीट है, इनको बोल जाते हैं p5 बनाते हैं। ओके, इसका भी p5 बनाते हैं। इसको अगर हम x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो ये z है। तो ये z और ये z आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा? ये एक फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन है। तो क्या बन जाएगा? पी पी सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो ये दूसरी तरह का हो गया सिग्मा बॉन्ड। पी पी सिग्मा बॉन्ड। तीसरा क्या बनाया था हमने? Sp, एक हाइड्रोजन ले लो, एक फ्लोरीन ले लो। हाइड्रोजन क्या है? 1s1 1s2 2s2 2p5। तो इसके P में और इसके S में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में ओवरलैप कर जाएगा और क्या बनाएगा? समथिंग लाइक दिस। ये हाइड्रोजन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये इनकी ओवरलैपिंग होगी। तो ये क्या बन गई? Sp, और ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो SS हो गया, PP हो गया और Sp हो गया। ठीक है, अब px की बात करें, px ऐसा है और s ऐसा है, तो इनमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, ओरिएंटेशन सेम नहीं है। ऐसे ही z की ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन मैच नहीं कर रही। ओके, तो अब हम बात करते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग की, जिसको पैरेलल भी बोलते हैं। साइडवेज ओवरलैपिंग
साइड वाइज या पैरेलल। ओके, जैसे कि ये पी एक्स है, ये पी एक्स है, तो ये साइड से ओवरलैप करेंगे। ऐसे, तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं O2। O2 में क्या है? वन एस टू, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4। तो इसके p ऑर्बिटल की बात करें, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो हम इसको कर लेते हैं अनपेयर्ड, इसको पेयर्ड कर लेते हैं, जैसा भी आपको करना है कर लो। ये x मान लो, ये y है, ये z है, ये x है, ये y है, ये z है। z z क्या करेंगे आपस में? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये pz बन गया, ये दूसरा pz बन गया। और y क्या करेगा? ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये साइडवेज ओवरलैप कर रहा है, तो ये क्या हो गया? पाई बॉन्ड हो गया। तो O2 का मॉलिक्यूल ही ऐसा होता है, डबल बॉन्ड, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई होगा। ओके, तो इसको हम पी पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं, पी पाई बॉन्ड। एक और एग्जांपल ले लो, N2, वन एस टू, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3। तीनों ही अनपेयर्ड हैं, XB, YB, ZB। तो Z वाला तो ये मिल जाएगा ऐसे और बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ये रहा X वाला जिसने बना दिया पाई बॉन्ड। Z वाला Z से मिल गया, X वाला X से मिल गया, Y को Y से मिला दो, ये Y है। तो ये भी होगी साइडवेज ओवरलैपिंग, तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एक सिग्मा है और दो पाई है। तो ये भी क्या हो गया? पी पाई ओवरलैपिंग हो गई ना।
तो ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे वो पूछेंगे फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2H6, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसमें इथेन में। या C2H4, ये आपने 10th में बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर्स। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और एक पाई। इसमें 7 सिग्मा है, इसमें 5 सिग्मा है, 1 पाई है ना। कल हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, उनसे बात कर लेते हैं। जैसे हमने कल बनाया था H2SO4, H2SO4, तो सिग्मा 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 पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, छः सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है इसमें। एक और एग्जांपल ले लो, SO3, सिग्मा 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 पाई पाई पाई, 3 सिग्मा 3 पाई, है ना, यही बनेगा। लेकिन इसमें एक और भी है कि हमें लग रहा है कि ये पी पाई बॉन्ड है, लेकिन इसमें एक पी पाई डी पाई भी छुपा हुआ है। उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, तब आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे आपको विद इन सेकेंड्स पता लग जाएगा कि इस स्ट्रक्चर में पी पाई बॉन्ड है कितना है, डी पाई बॉन्ड है कितना है। अब इसकी बात नहीं करते, थोड़ी देर बाद करेंगे इसकी बात। ओके, तो ये हमारी होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें इतना ही था। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी 2 एग्स ले लिए, उनको फ्राई पैन में रखा, तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे। लेकिन ये थ्योरी कह रही है कि वो 2 एग हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाएंगे और एक नया सा कुछ बन जाएगा, हाइब्रिड बन जाएगा। ओके, जैसे हॉर्स और डंकी को मिलाया तो म्यूल बन गया, हाइब्रिड है वो। तो इस तरह से
लाइगर है एक हाइब्रिड, काफ़ी है। तो ये थ्योरी बेसिकली ओवरऑल डील करें तो ये मिक्सचर्स ऑर्बिटल्स का मिक्सचर्स बना देगी, वो सब अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे और एक नई तरह का ऑर्बिटल बना लेंगे। एग्जाम्पल मीथेन का ले लेते हैं। मीथेन में क्या है, कार्बन है 1s2 2s2 2p2, तो कार्बन के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में कितने हो जाएंगे, एक एस में रह जाएगा और 3 पी में आ जाएंगे। तो ये एस है, ये पी है, ये पी है, ये पी है। अब एक हाइड्रोजन आएगा जिसके पास एस है, एक और हाइड्रोजन जिसके पास एस है, तो ये एस एस बना, ये एस पी बना, ये एस पी बना, ये एस पी बना। तो 4 तरह के बन गए जिनकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है। वैलेंस बॉन्ड तो यही कहती है ना। बट एक्सपेरिमेंटली ये आया कि ऑल दी 4 बॉन्ड्स आर इक्वल, उनकी बॉन्ड पैरामीटर सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है। तो यानी कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें कुछ गड़बड़ है ना। उसी गड़बड़ को ठीक करने के लिए जन्म हुआ हाइब्रिडाइजेशन का। ओके, जो कहती है कि ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड लूज देयर आइडेंटिटी, लूज देयर आइडेंटिटी। ऑब्वियस बात है। और एक और चीज के बारे में डील करती है, रिपल्शन के बारे में। वो ये नहीं कहती है जैसे हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बनाया था मीथेन का स्ट्रक्चर, कि ऐसा है। वो ऐसा नहीं कहती है। वो कहती है कि इनके बीच में रिपल्शंस होती हैं और ये स्ट्रक्चर एक ट्राइपॉड की तरह बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो ये ज्योमेट्री के बारे में बात करती है। ज्योमेट्री कब होती है, एक नई शेप जब बना लेते हैं तो ज्योमेट्री बनती है, जिसमें बॉन्ड पेयर्स भी होते हैं और लोन पेयर्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की, जो ये कहती है कि ये जो है एस पी या डी, ये ओवरलैप कर जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और एक नई तरह की चीज़ बना लेते हैं। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि सब अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं आ रहा था। तभी तो हाइब्रिडाइजेशन का जन्म हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल
sp मिल गए। तो वैलेंस बॉन्ड में तुमने इसको ऐसे ही दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर सारे ऐसे होंगे। अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके होंगे। ये है हाइब्रिडाइजेशन, ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी बात करती है ये, हमें ये ज्योमेट्री के बारे में बताएगी। ओके। वो ये कहती है कि अगर S और P, एक S और एक P जो मैंने अभी बनाया था, आपस में ओवरलैप करते हैं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड एंगल 180 का होता है। जैसे BeCl2, ओके, BeCl2 एक sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो फर्स्ट हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा वो कहता है अगर एक S है और दो P मिल जाते हैं तो उसकी शेप क्या होगी, कुछ ऐसी होगी। कई इसमें लॉब्स दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ना भी दिखाओ तब भी कोई बात नहीं। ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो ये शेप्स हमें लर्न करनी है। इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120। और ये जो भी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। जैसे BCl3, वैसे हम BCl3 कैसे बनाते हैं, बोरॉन के 3 है, क्लोरीन 7 लेके आएगा, तो समथिंग लाइक दिस ऐसे बना देते हैं हम। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि स्ट्रक्चर ये ऐसा नहीं होगा, ये ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर होगा जिसमें रिपल्शन होएगी, मैक्सिमम रिपल्शन होएगी, और जहाँ पर जाके वो स्टेबल हो जाएंगे वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो समवट लाइक दिस ट्रायंगुलर प्लानर। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर, sp2 है तो ट्रायंगुलर प्लानर। ठीक है, अगर sp3 है तो वो समवट टेट्राहेड्रल। कुछ ऐसा सा। ठीक है, इतना सुंदर नहीं बना, ऐसा सा आप समझ लो। इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल CH4, फेमस एग्जाम्पल इसका CH4, जिसमें कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होंगे, ट्राइपॉड नीचे होगा,
एक बॉन्ड पीछे को है, दो आगे को है, ट्राइपॉड बन गया। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अगर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ठीक है। जैसे PCl5 है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ फास्फोरस है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। तो बेसिकली ये ऐसा होगा, यहाँ पर भी आप लगा दो, 3 तो यहाँ पर हो गए, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, एक ऊपर और एक, सपोज ये प्लेन है तो एक ऊपर और एक नीचे, और ये जो 3 है 1 2 3 सेम प्लेन पे, पिरामिड एक ऊपर और एक नीचे। इसका जो बॉन्ड एंगल है 120 है और इनका जो है वो 90 है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल तो है ही है, ये 3 ट्रायंगल तो है ही है और 2 पिरामिड्स, ओके। तो ये sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट है sp3d2। SF6 जिसका एग्जाम्पल है, ये ऑक्टाहेड्रल है ऐसे, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, ऐसे समझ में आ जाएगा। ये प्लेन है, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पर F लगे हुए हैं, ये बीच में सल्फर है। वही सेम एक प्लेन है, यहाँ पर स्क्वायर टाइप कुछ है, एक ऊपर और एक नीचे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। जब इनके फेसेस को ज्वाइन करेंगे ना तो 8 फेस बनेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ओके। बॉन्ड एंगल 90-90, ठीक है। एक और है sp3d3। IF7 पेंटागनल बाय पिरामिडल। एक पेंटागन बना लो, इसके 2 पिरामिड्स बना लो, तो ये पेंटागनल बाय पिरामिडल हो गया।
ठीक है। तो ये हमारी शेप्स हैं जिसके बारे में हमें हाइब्रिडाइजेशन बताती है। पर हमें कैसे पता लगेगा किसी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? उसके लिए एक फार्मूला है, एक ट्रिक है जो आप नोट कर लो, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। वो है Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, ओके, प्लस नेगेटिव चार्ज हम ऐड करते हैं अगर कोई है, माइनस पॉजिटिव चार्ज हम माइनस करते हैं अगर कोई है ना, प्लस नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम्स। तो ये इसका पूरा फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे CH4 है। CH4 में C में कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और सेंट्रल एटम कितने होंगे? 4। ना कोई नेगेटिव चार्ज है ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। मोनोवैलेंट कितने? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4। हाफ ऑफ 8 कितना आ गया? 4। 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इस तरह से पता कर सकते हो कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। इसको Z से लिखते हैं, Z इज इक्वल टू 4। तो हमारा Z क्या आया? 4। अगर Z 4 आ रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसकी शेप क्या होएगी? टेट्रा हेड्रल। ओके, और एग्जांपल लेते हैं। वाटर है, H2O। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे कितने हैं? 6। कोई चार्ज नहीं है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हाफ ऑफ 8 कितना होगा? 4 sp3 टेट्रा हेड्रल। ओके, तो ये फार्मूला याद कर लो, सुपर शॉर्टकट फार्मूला, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी किसी में हाइब्रिडाइजेशन है। हमने SF6 अभी किया था, उसकी देख लेते हैं। कितने सल्फर के पास? 6। कोई चार्ज नहीं है। मोनोवैलेंट कितने हैं? 6। 12 का क्या है? 6, यानी कि sp3 4 हो गए, D2 6 हो गए। एक S 3p 4 और D2 6। तो जब sp3 D2 हो तो क्या होता है इसका शेप? ऑक्टा हेड्रल। तो Z अगर 6 आ रहा है तो वो क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, SO3 सल्फर के पास कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट नहीं है, डाइवैलेंट है, इसलिए कुछ भी मत लगाओ। तो 3 क्या होती है? sp2। Z जब 3 आएगा तो sp2 ट्राइगोनल
प्लानर, है ना, ट्राइगोनल, प्लानर। तो इस तरह से आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो ये फॉर्मूला लगा के। तो आप याद कर लो, अगर Z2 आ रहा है तो sp है और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। अगर Z3 आ रहा है तो sp2 ट्राइगोनल प्लानर। अगर Z4 आ रहा है तो sp3 टेट्रा हेड्रल। अगर Z5 आ रहा है तो sp3d ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल। अगर Z6 आ रहा है तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। अगर 7 आ रहा है sp3d3 पेंटागनल बाय पिरामिडल। तो आप ये याद कर लो टेबल, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, या अगर हमें शेप दी हो तो हम शेप से भी पता कर सकते हैं। अगर शेप नहीं दी हुई तो फार्मूला से, शेप दी हुई है तो शेप से। शेप से कैसे पता करेंगे, CH4 कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, sp3। उसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp3, है ना। SO3 अभी हमने किया था, सिग्मा 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 पाए पाए पाए, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 4 सिग्मा है, इसमें 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp2। ओके, तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन का पता कर सकते हैं अगर हमें शेप्स गिवन है। तो सिग्मा बॉन्ड देखने हैं और लगा देने हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, आसान सा टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो हम करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा किसी स्ट्रक्चर में पी पाई बॉन्ड है या पी पाई डी पाई बॉन्ड है। इसकी एक सुपर ट्रिक है, बस आपको ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी ज्योमेट्री है या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। जैसे हमने SO3 की बात करी थी, तो हमने इसको ऐसे बनाया था, और हमने कहा था इसमें सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, पाई है, पाई है, पाई है। लेकिन हमने ये नहीं मेंशन किया इसमें कि इसमें कितने पी पाई बॉन्ड है और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है ना।
तो हमें कैसे पता लगेगा? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 3 सिग्मा है, तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। ये तो क्लियर है। सल्फर का स्ट्रक्चर क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो कंप्लीट है, इसको भूल जाओ। 3s2 3p4 तो ये 1 2 1 2 3 4। सुपर एक्साइटेड स्टेट में ये क्या करेगा? इसके पास एक DMT है, पूरा का पूरा ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, 3 ये एक्साइट कर देगा, तो कितने हो गए इसके पास? 6 अनपेयर्ड हो गए। और सल्फर की कोवलेंसियाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6। और ये जो है ये लगे हुए हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो बचा क्या? ये बचा जो बनाएगा p पाई बॉन्ड, और ये क्या बनाएगा? d पाई एंड d पाई। ठीक है, तो इसमें एक p पाई है और 2 d पाई है। कैसे पता लगा हमें? हमें पता लग गया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सल्फर की मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो सुपर एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 में से sp2 तो हमने इसको दे दिए, बचे कितने? एक p पाई बचा, एक p बचा और 2 d बचे, तो ये p पाई d पाई d पाई। तो इसमें p पाई का 1 है और p पाई d पाई के 2 हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में तो d होगा नहीं, p ही होगा। तो हम ऐसे बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कितने p पाई हैं, कितने d पाई हैं। एक और एग्जांपल ले लो तो क्लियर हो जाएगा। SO2 सल्फर की हाइब्रिडेशन कितनी है इसमें? 6 है, 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। सल्फर का स्ट्रक्चर क्या है? मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी है इसकी? 4, तो 3s2 3p4। एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चार अनपेयर्ड हो जाएंगे। sp2 तो यहाँ पर दे दो, बचा क्या? एक पाई यहाँ बचा, एक पाई यहाँ बचा, ये p है ये d है, तो इसमें एक p पाई है और एक p पाई d पाई है। तो बड़ा आसान है पता करना अगर हमें पता है स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, जैसे P4 3 नेगेटिव, 5 फास्फोरस के पास है, और एनायन का केस है वो ऐड होते होते हैं, तो 3
8 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या है PO4 का? मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है इसकी? 5। CP3 3s2 3p3 एक्साइटेड स्टेट में ये अपना इलेक्ट्रॉन D को दे देगा, तो 5 हो गए। sp3 तो यहाँ पर ही आ गया, इसको हटा देते हैं, बचा क्या? D पाई। तो इसमें एक ही p पाई D पाई बॉन्ड है। उम्मीद अब तो समझ में आ गया होगा। आपको क्या पता करना है? हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है। स्ट्रक्चर आपको बनाने मैंने सिखाई दिए हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 है, तो 5 कर दो अनपेयर्ड। उसमें से sp3 तो हमने दे दिया इसको, बचा क्या? एक D बचा, तो इसमें एक p पाई D पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी बातें डिस्कस कर ली। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पता कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता कर लिया, हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक के बारे में पता कर लिया, और p पाई D पाई बॉन्ड बनाने की सुपर ट्रिक के बारे में पता कर लिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कल हम करेंगे VSEPR थ्योरी। गुड नाइट बच्चों।